नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी मैं शुरू करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं प्लीज़ अपना एक सब्सक्राइब एक लाइक ज़रूर इस वीडियो पर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत हौसला मिलता है। 30 मार्च को विशाखापट्टनम के पुलिस स्टेशन में एक 30 साल का युवा दाखिल होता है। पुलिस स्टेशन में घुसते ही युवा पुलिस से कहता है कि इस थाना के इंचार्ज कौन है, मुझे उनसे मिलना है। पुलिस वाले बताते हैं कि भाई फलाने टेबल पर चले जाओ। फलाने टेबल पर जब लड़का जाता है तब वहाँ के इंचार्ज जो होते हैं वो उससे पूछते हैं कि बताओ क्या दिक्कत है, क्या बात है। वो लड़का कहता है कि सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद को कानून के हवाले करने आ रहा हूँ। पुलिस पूछती है कि ऐसा क्या किया है तुमने। वो लड़का कहता है कि कल रात को मैंने एक मर्डर किया है और मुझे लग रहा है कि मैंने गलत किया है, इसलिए मैं अपने आप को कानून के सामने समर्पण करने के लिए आया हूँ। अब पुलिस को बड़ा अजीब लग रहा था कि एक अपराधी जो खुद अपराध करके पुलिस स्टेशन पहुँचा है और ये कह रहा है कि मैं खुद को समर्पण करने आया हूँ, मैं खुद को अरेस्ट करवाने आया हूँ। अब पुलिस पूछती है कि अच्छा बताओ जिसका तुमने मर्डर किया है वो कहाँ है। वो लड़का पुलिस को लेकर अपने फ्लैट पर पहुँचता है। महज थाने से पुलिस स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर ही उसका घर था और उस घर में पुलिस को लेकर जब वो लड़का पहुँचता है तब वो इशारा एक फ्रिज के तरफ करता है। पुलिस जब उस फ्रिज के निचले हिस्से को खोलती है तो उसमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही पुलिस फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से को खोलती है उसमें एक पॉलीथीन में बंद कुछ पड़ा हुआ मिलता है। पुलिस जब उस पॉलीथीन को निकालती है और पॉलीथीन को खोलती है तो पुलिस देखकर हैरान रह जाती है। गर्दन से नीचे का हिस्सा और कमर से ऊपर का हिस्सा उस पॉलीथीन में कर रखा हुआ था। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। वो लड़का एक और इशारा करता है अपने बेड के नीचे इशारा करता है। पुलिस जाती है और बेड के नीचे से खींचती है तो वहाँ से कमर का नीचे का हिस्सा मतलब कमर और दोनों पैर निकलते हैं, लेकिन अभी भी सर और हाथ का पता नहीं था। फिर पुलिस पूछती है कि अच्छा ये बताओ सर और हाथ कहाँ है। फिर वो लड़का पुलिस को लेकर पुलिस के गाड़ी से करीब 60 किलोमीटर दूर एक घने जंगल में जाता है, जहाँ पर वो दिखाता है कि सर और हाथ यहीं पर रखा हुआ है और उस सर और हाथ को करीब 80% जला चुका था, जलाने की कोशिश किया था। यानी कि वो लड़का ये सोच रहा था कि किसी भी लाश की पहचान उसकी फिंगरप्रिंट, उसकी आंखें, उसके चेहरे से होती है, इसलिए वो फिंगरप्रिंट और चेहरे को ही नष्ट करना चाह रहा था। अब पुलिस वहाँ से भी आधी जली हुई सर और आधा जला हुआ हाथ लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचती है। अब 3 जगह से 3 टुकड़े मिलते हैं और 3 टुकड़ों को मिलाकर एक पूरी लाश बन जाती है। फ्रिज से उसका धड़ मिला और बेड के नीचे से कमर का नीचे वाला हिस्सा और दोनों पैर मिला और जंगल से सर और दोनों हाथ मिले। यानी कि अब वो पूरी कंप्लीट एक लाश हो गई थी। और पता है ये लाश किसकी थी? ये लाश थी मोनिका नाम की एक लड़की की। और ये जो आदमी बता रहा था, जो लाश दिखा रहा था, जो फ्रिज तक पुलिस को लेकर गया था, ये आदमी था रविंद्रम। पुलिस अब रविंद्रम को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद जब पुलिस रविंद्रम से पूछताछ करती है तब रविंद्रम जो कहानी बताता है, ये सुनकर किसी के भी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। कोई भी बस यही कहता है कि कैसे आखिर कोई किसी से प्यार करता है, इजहार करता है, उसको भरोसा दिलाता है और फिर उसको इतने टुकड़े काट कर कई जगहों पर फेंक देता है। एक कहानी विशाखापट्टनम की उस लड़के की है जो लड़का फिलहाल नेवी में है, और उस लड़की की है जो उस लड़के की गर्लफ्रेंड हुआ करती है। अब जब रविंद्रम से पूछताछ होती है तो रविंद्रम बताता है कि करीब 2021 में एक डेटिंग ऐप मिंगल ऐप के थ्रू मेरी दोस्ती होती है मोनिका नाम की लड़की से, जिस लड़की को मैंने मार डाला है। मिंगल ऐप के थ्रू मोनिका और रविंद्रम की दोस्ती होती है 2021 में। दोस्ती होने के बाद क्योंकि ये डेटिंग ऐप था, दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, मिलने जुलने लगते हैं, पार्क घूमने लगते हैं, साथ में सिनेमा देखने जाते थे, मतलब साथ में टूर करते थे। मतलब दोनों काफ़ी अच्छा दोस्त बन चुके थे। समय बीतता गया, समय कुछ बीता, उसके बाद दोनों अब दोस्त से दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई थी। एक गहरा प्रेम संबंध बड़ी अच्छा चला आ रहा था। करीब 2024 तक ये प्रेम संबंध बहुत अच्छा चला और मोनिका और रविंद्रम के बीच में ऐसी बातें होती थी कि ये दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। रविंद्रम कई बार अपने परिवार वालों को भी बताता था कि मेरी मोनिका से शादी करनी है। मोनिका को भी बताता है कि मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता, मैं जब भी करूँगा तो तुमसे शादी करूँगा। और मोनिका और रविंद्रम कन्फर्म थे कि हम दोनों को शादी करनी है। लेकिन 2024 में रविंद्रम जब घर जाता है तो वहाँ वो एक लड़की से परिवार वालों के कहने पर शादी कर लेता है। जब रविंद्रम की शादी 2024 में हो जाती है, उसके बाद भी मोनिका और रविंद्रम की जो प्यार मोहब्बत वाले जो सिलसिले, मिलने मिलाने का जो सिलसिले थे, डेट करने का जो सिलसिले थे, वो ख़त्म नहीं होता है। लगातार ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं। कई बार ये लोग शादी के बाद भी एक दूसरे के साथ
समय बिताते हुए नजर आ रहे थे। मतलब ये दोनों कभी भी अपने आप को एक दूसरे से अलग करना ही नहीं चाहते थे। अब 2024 बीता, 2025 आया, 2025 में एक और खुशखबरी आई। तब रविंद्रम की नौकरी नेवी में लग गई थी। नेवी में रविंद्रम INS डेना पर टेक्नीशियन के रूप में बहाल हुआ, वहाँ पर जॉब करने लगा। रविंद्रम से कई बार मोनिका पैसे मांगती थी, रविंद्रम मोनिका को पैसा देता भी था। अब क्योंकि रविंद्रम की नौकरी लग गई थी, अब मोनिका पैसे मांगती थी और भी रविंद्रम को दिक्कत नहीं होता था पैसे देने में, और भी जल्दी पैसा दे देता था। फिर अब 2025 भी बीती, अब 2026 आ गया था। 2026 आ गया और अब रविंद्रम की जो बीबी थी जिससे रविंद्रम शादी किया था वो अब प्रेग्नेंट थी, उसको बच्चा होने वाला था। 2026 का मार्च महीना था। 2026 मार्च महीने में रविंद्रम छुट्टी लेकर घर आता है। यहाँ आता है तो एक खुशखबरी आती है, रविंद्रम की बीबी जो प्रेग्नेंट थी उसका बच्चा होता है और बच्चा बेटे के रूप में होता है। रविंद्रम एक बेटे का बाप बन जाता है। उधर रविंद्रम बेटे का बाप बन जाता है, इधर मोनिका बार बार रविंद्रम को पैसे के लिए बोलती थी, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। रविंद्रम बार बार पैसा भेजता भी था। फिर रविंद्रम ये कहने लगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बेटा भी हो गया है, मेरी फैमिली भी है, मुझे मेंटेन करने में दिक्कत हो रहा है, मैं इतने पैसे कहाँ से दे सकती हूँ। इसी बीच मोनिका को रविंद्रम की बीबी की मोबाइल नंबर मिल जाती है। जब मोबाइल नंबर मिल जाती है तो मोनिका रविंद्रम को कहती है कि मैं देखो तुम्हारी बीबी के मोबाइल नंबर मेरे पास है, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं उसको फ़ोन करके सारी बातें बता दूंगी कि तुम अब भी मेरे से डेट करते हो, अभी मेरे से बात करते हो, अभी मेरे से मिलते जुलते हो, शादी के बाद भी तुम हमारे पास आना जाना, हमसे मिलना और हमको डेट करना, हमको घुमाना नहीं छोड़े हो। अब रविंद्रम बड़ा पेच में पड़ जाता है कि इधर एक बीबी है, बीबी का बच्चा भी हो चुका है, इधर मोनिका बार बार पैसे को डिमांड करती है, जब नहीं दे रहा हूँ तो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। अब रविंद्रम सोचने लगता है कि कुछ न कुछ इसका हल निकलना पड़ेगा। जब रविंद्रम की बीबी की डिलीवरी हो जाती है तो रविंद्रम अपनी बीबी को उसके मायके छोड़ देते हैं, कहकर कि तुम्हारा अभी हाल ही में बच्चा हुआ है और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा ज़्यादा ख्याल रखेंगे, इसलिए तुमको कुछ दिन मायके में रहना चाहिए। मायके में छोड़कर रविंद्रम करीब 29 मार्च को घर लौट जाता है और 29 मार्च को ही मोनिका को फ़ोन करता है। विशाखापट्टनम में ही रविंद्रम होता है और मोनिका भी विशाखापट्टनम की ही होती है। तो मोनिका को फ़ोन करके रविंद्रम बोलता है कि देखो घर में अभी कोई नहीं है और घर में मैं अकेला हूं और मैं चाहता हूं कि तुम घर में ही आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अब रविंद्रम के कहने पर मोनिका रविंद्रम के घर चली जाती है। रविंद्रम के घर जब मोनिका चली आ जाती है और रविंद्रम और मोनिका के बीच में बातें होती है। हालांकि रविंद्रम के पास आने के से पहले मोनिका अपने घर में कुछ नहीं बताती, वो सिर्फ इतना बताती कि मैं एक दोस्त के घर जा रही हूँ और मैं जल्दी आ जाऊँगी। रविंद्रम के घर जब मोनिका आती है, रविंद्रम और मोनिका के बीच में कुछ बातें होती है, फिर बात इतना बिगड़ जाता है कि रविंद्रम गुस्से में आकर मोनिका का गला पकड़ता है और दबाकर रविंद्रम मोनिका को मार डालता है। मारने के बाद क्योंकि अब मोनिका तो गुस्से में मर चुकी थी, अब रविंद्रम सोचता है कि मैं अब क्या करूं, मैंने तो इसे मार दिया। अब रविंद्रम के दिमाग में शैतानी हरकत एक्टिव होती है और शैतान जागता है रविंद्रम के भीतर का। अब रविंद्रम मार्केट जाता है, वहाँ से एक बड़ा चाकू लेने की कोशिश करता है, लेकिन मार्केट में क्योंकि उतना बड़ा चाकू नहीं था। फिर रविंद्रम घूमकर अपने फ्लैट पर आ जाता है, फिर ऑनलाइन ऑर्डर करता है, 1 घंटे में चाकू डिलीवर भी हो जाती है। फिर रविंद्रम लाश के पास जाता है और लाश को 3 टुकड़ों में काटता है। एक टुकड़ा गर्दन से सर और दोनों हाथ एक जगह रखता है, गर्दन के नीचे वाला भाग और कमर से ऊपर वाला भाग यानी कि धड़ एक जगह रखता है और कमर से नीचे का और दोनों पैर एक जगह रखता है। 3 टुकड़ों में मोनिका को रविंद्रम काटता है। उसके बाद पहला हिस्सा जो होता है सर और दोनों हाथ, उसको एक बैग में भरता है और अपने साथ लेकर करीब अपने घर से 60 किलोमीटर दूर एक जंगल में ले जाकर फेंक देता है और उसमें आग लगा देता है। फिर वहाँ से घूमकर रविंद्रम अपने घर चले आता है, क्योंकि 2 टुकड़ा अभी भी रविंद्रम के पास है और इसको भी ठिकाने लगाना है। अब रविंद्रम जब वापस आता है तो फिर से लाश के पास जाता है, क्योंकि अभी भी 2 टुकड़े उसके घर में पड़े हुए थे। कमर से नीचे वाला जो भाग था, दोनों पैर और कमर, उसको बेड के नीचे रविंद्रम धकेल के छुपा देता है और धड़ जो बचा हुआ तो उसको एक पॉलीथीन में बंद करके और फ्रिज के अंदर डाल देता है, ये कहकर कि मैं एक ही दिन में अगर बार बार लाश को ठिकाने लगाने के लिए जाऊंगा तो कैमरा उमरा होता है, किसी को शक होगा हम पर और हम पकड़े जाएंगे। रविंद्रम को पकड़े जाने का भी बहुत डर था। अब रविंद्रम लाश को फ्रिज में रखने के बाद और ये लाश का एक टुकड़ा अपने बेड के नीचे रखने के बाद रविंद्रम सो जाता है। सो जाने के बाद रविंद्रम फ़ोन लगाता है अपने दोस्त के पास, उस दोस्त के पास जिसको रविंद्रम और मोनिका की पूरी प्रेम कहानी का पता होता है। रविंद्रम फ़ोन करता है अपने दोस्त को और कहता है कि दोस्त, मैंने मोनिका के साथ ऐसा ऐसा कर दिया है, मैंने मोनिका का गला घोंटकर हत्या कर दी है और मोनिका के शरीर के 3 टुकड़े कर दिए, जिसमें एक टुकड़े को हमने ठिकाने भी लगा दिए हैं, अभी भी 2 टुकड़े मेरे घर में ही हैं। उसका दोस्त जो है रविंद्रम से कहता है कि देखो दोस्त,
तुमने जो काम किया है इसमें तो पकड़ा जाना निश्चित है। आज पकड़े जाओ या कल पकड़े जाओ, इसमें पकड़े जाना निश्चित है। तुम्हारा बचना नामुमकिन है, तुम इस केस में बच ही नहीं सकते। तो मैं तो ये चाहता हूँ, हो सकता है कि तुम्हारी सज़ा थोड़ा कम हो जाए अगर तुम खुद जाकर पुलिस स्टेशन में अपनी गिरफ्तारी दे दोगे। लेकिन रविंद्रम ऐसा करना नहीं चाहता था। रविंद्रम लाश को ठिकाने लगाना चाहता था। रविंद्रम चाहता था कि मैंने जो भी किया हो किसी को पता नहीं चले और ये लाश और ये मर्डर एक राज बनकर रह जाए। लेकिन फिर रात को सोचते पता नहीं रविंद्रम के दिमाग में क्या आता है। सुबह उठता है रविंद्रम, विशाखापट्टनम के पुलिस स्टेशन में चला जाता है, जो सिर्फ उसके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर होता है। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद, जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में आप सबको बताया, पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद रविंद्रम पुलिस से कहता है कि इस थाना के इंचार्ज कौन है, मुझे उनसे बातें करनी है। जब पुलिस बताते हैं कि फलाने साहब इंचार्ज हैं इस थाने का, फिर इंचार्ज के पास जाता है। वहाँ पर जाकर सारी बातें बताता है कि मैंने कैसे मर्डर की है, फ्रिज में छुपाया है। पुलिस फिर साथ में आती है रविंद्रम के, और फिर वो सारी चीज़ें जहाँ पर वो लाश छुपाया होता है, ये धड़ फ्रिज में, कमर के नीचे का हिस्सा बेड के नीचे, और सर और दोनों हाथ जंगल में फेंक कर जलाने की भी कोशिश की थी, क्योंकि उसको मालूम था कि फेस से और फिंगरप्रिंट से लाश की पहचान होती है। तो फिलहाल अभी रविंद्रम पुलिस के कस्टडी में है और रविंद्रम पर ट्रायल चल रहा है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से मैं किसी के भावनाओं को ठेस और किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कैसे एक व्यक्ति जो है किसी को भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ जीऊँगा, मरूंगा, तुम्हारे साथ 7 फेरे लूँगा, तुम्हारे साथ शादी करूंगा और ज़िंदगी फिर इत्मीनान से हम लोग दोनों जिएंगे। तो वादा करता है मोनिका के साथ कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और 2024 में जाकर वो किसी और लड़की से शादी कर लेता है। और फिर जब बातें बढ़ने लगती है, जब मोनिका उसको परेशान करने लगती है, तो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो ये चाहता है कि मैं क्यों ना मोनिका को ही रास्ते से हटा दूँ। और मोनिका के साथ जो किया, मोनिका का गला घोटकर मर्डर कर दिया, फिर उसके बाद मोनिका के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कई हिस्सों में काट कर फेंक दिया। इतने दरिंदगी का परिचय दिया जो आप सबके सामने। इस कहानी को जो भी सुना है, सब लोग बस यही कह रहे थे कि कैसे लोग होते हैं वो जो प्यार करते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, उसके बाद अपने ही प्यार का गला घोट के मार डालते हैं और कई टुकड़ों में काटकर किसी कचरे के तरह कई जगह पर फेंक देते हैं। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो उस पर पूरा एतबार करना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। सोच समझ कर प्यार मोहब्बत करने की ज़रूरत है, और सोच समझ के दोस्ती, सोच समझ कर दोस्त बनाने की ज़रूरत है। हालांकि रविंद्रम ने जो किया, इससे कई घर बर्बाद हुए। एक घर तो वो बर्बाद हुआ जिसके घर की बेटी मोनिका थी, उसको मार डाला। दूसरा घर वो जिससे रविंद्रम की शादी हुई थी और वो अभी अभी फ़िलहाल माँ बनी थी। लगभग उस बेटे के सर से उसका बाप जा चुका है, बिछड़ चुका है। लगभग उस लड़की से उसका हस्बैंड भी बिछड़ ही चुका है। और एक घर ये रविंद्रम के परिवार वाले, ये भी परेशान काफ़ी हो गए। तो एक रविंद्रम का कदम 3 परिवार को बिखेर कर रख दिया। आप सबको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, आप सब इस कहानी को कैसे देखते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं हूँ प्रकाश कुमार, आप सब देख रहे थे द बहस मंच के स्पेशल शो। नमस्कार।